नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौसला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 2 घंटे तक पूछताछ की। दूसरी ओर गांधी से पूछताछ के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया और नेताओं की गिरफ्तारियां दी। और अधिकारियों ने बताया कि कोविड से उभर रही सोनिया गांधी से पूछताछ करीब 2 घंटे चली और उनके अनुरोध पर पूछताछ सत्र समाप्त कर दिया गया। कुछ दिन में उन्हें अगले दौर की पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मौजूद सभी के पास कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होने का प्रमाण पत्र था। सोनिया गांधी से भी उसी सहायक निर्देशक स्तर के जांच अधिकारी पूछताछ की जिसने इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की थी। ये जांच कांग्रेस से जुड़ी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का मालिकाना हक है और पूछताछ टीम में महिला अधिकारी भी शामिल थी। सदन में भी कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किए जाने के मामले की गूंज सुनाई दी। विपक्ष नेताओं ने ये मामला उठाया और दूसरी तरफ सड़कों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। गांधी जेड प्लस सुरक्षा घेरे के बीच दोपहर के समय मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर विद्युत लाइन में स्थित संघीय जांच एजेंसी के मुख्यालय पहुंची थी। प्रियंका गांधी को ईडी भवन मुख्यालय में ठहरने की अनुमति दी गई थी ताकि स्वास्थ्य समस्या होने पर वो अपनी मां के साथ रह सके और उन्हें दवा दे सके। उनकी पूछताछ कक्ष से उन्हें दूर रखा गया था। सोनिया गांधी की पेशी से पहले दिल्ली पुलिस ने गांधी के जनपद स्थित आवास और ईडी कार्यालय के बीच 1 किलोमीटर के रास्ते पर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया था। इलाके के आसपास यातायात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपको बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 2 घंटे तक पूछताछ की। दूसरी ओर गांधी से पूछताछ के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया और नेताओं की ने गिरफ्तारियां दी। अधिकारियों ने बताया कि कोविड से उभर रही सोनिया गांधी से पूछताछ करीब 2 घंटे चली और उनके अनुरोध पर पूछताछ सत्र को समाप्त कर दिया गया। कुछ दिन में उन्हें अगले दौर की पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मौजूद सभी के पास कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होने के प्रमाण पत्र था। और आपको बता दें कि सोनिया गांधी से भी उसी सहायक निर्देशक स्तर के जांच अधिकारी ने पूछताछ की जिसने इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की थी। ये जांच कांग्रेस से जुड़ी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का मालिकाना हक है। पूछताछ टीम में महिला अधिकारी भी शामिल थी। सदन में भी कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किए जाने के मामले में गूंज सुनाई दी। विपक्ष नेताओं ने ये मामला उठाया और दूसरी तरफ सड़कों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। गांधी जेड प्लस सुरक्षा घेरे के बीच दोपहर के समय मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित विद्युत लाइन में स्थित संघीय जांच एजेंसी के मुख्यालय में पहुंची थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कल ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की, लगभग ये पूछताछ जो है 2 घंटे तक चली, तो क्या क्या पूछताछ इस दौरान हुई है, एक बार पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नेशनल हेराल्ड केस के अंदर लगातार कहीं न कहीं राहुल गांधी से भी पूछताछ की जा चुकी है और राहुल गांधी से लगभग 5 दिनों तक पूछताछ की गई थी, यानी कि 50 घंटों की पूछताछ हुई थी। उसके अंदर भी कहीं न कहीं राहुल गांधी को ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो है वो ईडी के सवालों का सही स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको 5 दिनों तक लगातार बुलाने की कोशिश की गई थी। मगर यहाँ पर बात करें सोनिया गांधी को जिस तरीके से तलब किया गया था कल, और सोनिया गांधी जो है वो लगभग 12 बजे के करीब ईडी कार्यालय पहुंची और वो भी जेड सुरक्षा प्लस के कह सकते दायरे के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो ईडी थे वो कहीं ना कहीं सवालों भी जरूर उन्होंने पूछे और यहाँ तक कि ये भी जानने की कोशिश करी कि उस टाइम में जो मीटिंग की गई थी, यानी कि बैठक की गई थी मनी को लेकर, जिस तरीके मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लगातार के अंदर कौन कौन शामिल था, महिलाएं थी या पुरुष थे, कहाँ पर ये बैठक हुई थी, इस तरीके के तमाम जो सवाल थे वो पूछे गए थे। और ये पूछताछ जो है वो लगभग सिर्फ 2 घंटे
ही चल पाई और उसके बाद में कोविड-19 के हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने इससे ये कहा कि उनकी ये क्या क्या जो मीटिंग है यानी कि जो पूछताछ है उसको खत्म किया जाए क्योंकि वो अभी इतने स्वस्थ नहीं हैं। इसी को देखते हुए ईडी की तरफ से भी उनका जो प्रस्ताव था उसको मान लिया गया और उसके बाद में उनके 2 घंटे की पूछताछ के बाद में उनको घर वापस जाने दिया। मगर यहाँ पर बात करें तमाम कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे वो बड़े लीडर हों या फिर कह सकते हैं छोटे कार्यकर्ता हों, सभी ने कहीं न कहीं प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार ये भी कहा जा रहा था कि ईडी और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है और यही आवाज कल कह सकते हैं कांग्रेस के जो तमाम जो नेता थे वो उठाते हुए नजर आए और यहाँ तक कि यूथ कांग्रेस की बात करें तो महंगाई के मुद्दे को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कह सकते हैं कनॉट प्लेस जैसे एरिया के अंदर उन्होंने प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने एलजी के मुख्यालय के पास भी प्रदर्शन करने की कोशिश की। तमाम जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरीके से इसी तरीके की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे। मगर जो बड़े नेताओं की बात करें, अशोक सिंह गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, वो भी इस प्रदर्शन के अंदर शामिल थे। उनको भी पुलिस के द्वारा डिटेक्ट किया गया। लगातार प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। मगर कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को रोकने के लिए हर तरीके से कोशिश जरूर की गई थी क्योंकि मगर ये बात करें ईडी की कार्रवाई को लेकर तो अब आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से पूछताछ होगी ये देखना होगा। राहुल गांधी को दोबारा बुलाया जा सकता है या फिर सोनिया गांधी को दोबारा बुलाया जा सकता है, मगर सोनिया गांधी को अभी शायद कुछ समय दिया जा सकता है बीमारी से उभरने के लिए। तो देखना होगा कि कब उनको बुलाया जाएगा और शायद दोबारा से जो पूछताछ होगी वो किस तरीके की होगी। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए, कल 2 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ हुई है, उसके बाद उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए फिर वो पूछताछ जो है बंद कर दी गई। लेकिन क्या लग रहा है कि ईडी संतुष्ट नहीं हो पा रही जवाबों से, या जिस तरीके से बार बार ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या ईडी संतुष्ट होती हुई नहीं दिखाई दे रही जवाबों से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राहुल गांधी से भी पहले जब पूछताछ की गई थी, तो बार-बार कहीं न कहीं राहुल गांधी के जो बयान थे, वो बार-बार बदलते हुए नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से ईडी ईडी जो है वो संतुष्ट होते हुए नज़र नहीं आ रही थी और इसीलिए कहीं न कहीं 50 घंटों तक की पूछताछ की गई थी। अब सोनिया गांधी की बात करें, तो सोनिया गांधी से भी कल 2 घंटे की पूछताछ की गई है, मगर सोनिया गांधी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उस समय जो पूछताछ थी, उसको समाप्त करने के लिए कहा और ये भी स्पष्ट हुआ है कि जानकारी जो मिल पा रही है कि बात के लिए जरूर बोल दिया गया, मगर वो कब बुलाया जाएगा उनको और ईडी उनके सवालों से संतुष्ट है कि नहीं है, ये अभी स्पष्ट नहीं होगा क्योंकि ईडी की तरफ से अभी ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे उनकी स्वास्थ्य को लेकर। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बैठक की बात करें, नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो इस्तेमाल किया गया था, वो उसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर कुछ सवाल जरूर पूछे गए थे कि बैठक कहाँ की गई थी, बैठक में महिलाएं थी या पुरुष थे, कौन कौन अधिकारी थे उसके अंदर, ये तमाम जरूर सवाल जो थे वो जरूर पूछे गए थे। मगर पूछताछ जो है शायद वो कुछ समय के लिए जरूर टाल दी गई है, मगर देखना होगा कि ईडी दोबारा से सोनिया गांधी को बुलाती है या राहुल गांधी और ईडी सोनिया गांधी को दोनों को एक साथ बुलाया जा सकता है। मगर अभी तक जो जिस तरीके से कार्रवाई की गई है और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को मिली और पुलिस से कहीं ना कहीं थोड़ा सा टकराव भी हुआ। तो मगर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उससे तो लगता है कि ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो आने वाले दिनों के अंदर भी प्रदर्शन कर सकती है। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए, कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला कांग्रेस की तरफ से। लगातार जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस बल भी तैनात था। तो कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर एक बार पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो जिस तरीके से लगातार पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है क्योंकि राहुल गांधी को जब जब ईडी कार्यालय बुलाया गया था तो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस बल की बात करें, पुलिस सुरक्षा की बात करें, तो पुलिस सुरक्षा ने पहले ही अच्छा कह सकते हैं 24 अकबर रोड की बात करें जहाँ पे मुख्यालय है, वहां पर पहले से ही 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई हुई थी। यहाँ पे ईडी कार्यालय की बात करें, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई हुई थी ताकि किसी को भी आने नहीं दिया जाए। मगर जो सोनिया गांधी का जो काफिला आया था, यानी कि जो सुरक्षा आई थी और जिसके बीच में कहीं ना कहीं ईडी कार्यालय पहुंची, तो वहां पर जरूर कुछ कार्यकर्ताओं ने पहुंचने की कोशिश की, मगर वो उनको भी डिटेक्ट कर लिया गया। तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, अशोक सिंह गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें या फिर और बड़े नेताओं की बात करें, सभी ने इस प्रदर्शन के अंदर अपना भाग लिया और कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आए और लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। मगर जमीनी हकीकत की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस ने भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया ताकि ये प्रदर्शन रुक सके। मगर जिस तरीके से 2 घंटे की पूछताछ हुई और 2 घंटे के बाद ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो था वो अपने आप शांत होता हुआ नजर आया। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यूपी में 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे झंडे फहराने जाने का आहवान किया है और इस आहवान पर प्रदेश के सभी जिलों में जोर शोर से तैयारियां चल रही है और 2.68 करोड़ तिरंगे आवासीय घरों में लगाए जाएंगे। एक झंडा गीत जय घोष प्रदेश ने तैयार किया है। ये कार्यक्रम दुनिया का अपने स्तर का पहला कार्यक्रम है जिसमें देशवासी देश के झंडे को फहराएंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पोस्ट ऑफिस इत्यादि से तिरंगे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई 2022 से सरकारी वेबसाइटों पर इस कार्यक्रम के लोगो एवं स्लोगन प्रदर्शित किए जाएंगे और 11 से 14 अगस्त तक स्कूल के प्रभात फेरियां भी इसमें शामिल की जाएंगी। आपको बता दें कि 13 अगस्त 2022 को लोग अपने घर में झंडा फहराकर अपनी फोटो पोर्टल पर अपलोड भी कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने और देश की सुरक्षा और समृद्धि से जोड़ने की हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों की बैठक में ये बात कही। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज़ादी के अमृत महोत्सव के विजन को देश में उत्साह और उमंग के साथ पूरा किया जा रहा है। आगामी 11 से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई विभाग द्वारा 2 करोड़ तिरंगे की खरीद की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और 1 करोड़ 18 लाख तिरंगे प्रदेश में स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, निजी सिलाई केंद्रों इत्यादि के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे फहराने का आह्वान किया है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश किया है 11 से 17 तक स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा और इसी सप्ताह को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आजादी का अमृत महोत्सव जो 75वां वर्ष चल रहा है, उसके चलते लगभग 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे झंडे फहराने का आह्वान किया है और इनके लिए आह्वान के प्रदेश के सभी जिलों में जोर शोर से तिरंगा सप्ताह मनाया जाएगा और लगभग 2.68 करोड़ तिरंगे आवासीय घरों में लगाए जाएंगे और कहीं ना कहीं झंडा एक गीत एक जय घोष प्रदेश में तैयार किया जाएगा और साथ ही कार्यक्रम के दुनिया का अपना स्तर का पहला कार्यक्रम होगा जिसमें देशवासी देश के झंडे को फहराएंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पोस्ट ऑफिस इत्यादि से तिरंगे प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो 2022 में जो वेबसाइट पर इस कार्यक्रम के लोगो व स्लोगन प्रदर्शित कर दिए जाएंगे। 11 से 14 अगस्त तक स्कूलों में प्रभात फेरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 13 अगस्त तक 2000 बात की जाए तो लोग अपने घरों में झंडा फहराकर फोटो व पोर्टल पे अपलोड करने का काम किया जाएगा और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने व देश की जो सुरक्षा समृद्धि से जोड़ने के लिए जिम्मेदारी दी गई है और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा आह्वान किया था और कहा जाए कि सभी राज्यों में बैठक की बात कही थी और हर तिरंगा कार्यक्रम में आयोजन संबंधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई थी और कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए 11 से अगस्त तक तिरंगा सप्ताह मनाया जाएगा और लगभग बात की जाए तो 2 करोड़ तिरंगे की खरीद की जेम पोर्टल पे कहा गया है कि उसकी खरीद करें और लगभग 1 करोड़ 18 लाख जो तिरंगे हैं वो जो निजी स्वयंसेवी संस्था है, जो समूह है, वो उनको बनाने के लिए काम किया गया है और कहीं ना कहीं देश के युवाओं में और देश की पीढ़ी में देश के प्रति कह सकते हैं कि आजादी देश के प्रति भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए इसका कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है और इस सभी राज्यों में यूं कहें कि देश में पहला राज्य होगा। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वक्त चुके एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर झंडा हर घर तिरंगा योजना जो कार्यक्रम है चलाया जा रहा है, तो इसे लेकर क्या क्या दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल पे कहा गया है कि लोग अपनी जो सेल्फी है वो अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप स्कूलों में प्रभात फेरी के निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में प्रभात फेरी बनाई जाएगी, और 11 से 17 जो उसको उसको कहीं ना कहीं बनाया जाएगा, और साफ तौर पे ऐसे तमाम निर्देश दिए गए हैं। लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा झंडों को खरीदने की बात कही गई है, और यही नहीं, लोगों के मन में और युवाओं के मन में जो कह सकते हैं देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी योजना है, और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इसमें सम्मिलित है। और जाहिर सी बात है कि इसको देखते हुए सरकार कोशिश कर रही है कि आपकी जो 15 अगस्त आएगा, 15 अगस्त तक लोगों के मन में कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति सुरक्षा और सम्मान का एक प्रतीक भी दिखाई देगा, और जो लोग सेल्फी खींच के डालेंगे उनके इनाम भी रखा गया है कि इनाम भी इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, और साथ ही साथ प्रभात फेरी स्कूलों में की जाएगी, और हर कार्यालय हर ऑफिस में झंडा लगाया जाएगा। तो एक बड़ी योजना है सरकार की, और ये पहला राज्य होगा जो इस 15 अगस्त को इतना बड़ा आयोजन करने जा रहा है। देश की आजादी का अमृत महोत्सव जो देश बना रहा है, उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आजादी का महोत्सव है उसको सफल बनाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से तिरंगा सप्ताह जो है अब मनाया जाने वाला है यूपी में, तो इसे लेकर यूपी में क्या क्या तैयारियां जो है चल रही हैं? देखिए, तैयारियां जोर शोर से है, और कहा जा सकता है कि एमएसएमई को लेकर झंडे खरीदने को जेम पोर्टल से कह दिया गया है कि एमएसएमई झंडों की खरीद करे, और जो निजी संस्था है, निजी समूह है, वो झंडे को तैयार कर रहे हैं। और 15 अगस्त तक पूरे यूं कहे कि उत्तर प्रदेश में हर घर में झंडे दिखाई पड़ेंगे, और इसी जो सप्ताह मनाया जाएगा, स्वतंत्रता सप्ताह जो मनाया जा रहा है, इसी के चलते जो बात की जाए तो युवाओं के मन में आज जो देशभक्ति की भावना को जगाना, सुरक्षा का सम्मान भावनाओं को जगाना, और तमाम ऐसी जो 15 अगस्त में जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इस बार पूरा उत्तर प्रदेश मनाता दिखाई देगा। और कहा जा सकता है कि हर घर झंडा हर घर तिरंगा की जो बात है कि उत्तर प्रदेश के हर घर में तिरंगा दिखाई पड़ेगा 15 अगस्त तक, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोग इसको सेल्फी भी खींचेंगे, लोग अपने देश के प्रति सम्मान देने का भी काम किया जाएगा। जिस तरीके से हर घर तिरंगा झंडा योजना जो ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इससे लेकर सीएम योगी ने लोगों को क्या संदेश उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है? देखिए, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की, और चाहा जा सकता है कि लोगों की बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही लोगों को संदेश देने का काम करेंगे, लेकिन उनका एक संदेश कहा जा सकता है बिल्कुल साफ है कि अगर हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना जरूर दिखाई देनी चाहिए। और क्योंकि हम भारतीय हैं, और हम भारतीय होने के नाते हम भारतीयों को बताना चाहिए कि हमें राष्ट्र से कितना प्रेम है और राष्ट्र के प्रति हमारा कितना सम्मान है। ये तो संदेश चलिए, बिल्कुल बहुत साफ बहुत दिखाएगा। धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मुंबई में यूपी के मुख्यमंत्री का दफ्तर खुलेगा। मुंबई में इस दफ्तर के खुल जाने के बाद से वहां रह रहे यूपी के नागरिकों को इसका फायदा होगा। योगी आदित्यनाथ की इस पहल की जमकर सराहना हो रही है। माना जा रहा है कि इससे मुंबई में काम करने वाले यूपी के लोगों के हितों की रक्षा हो सकेगी। 2022 में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल योगी सरकार राज्य से बाहर रहने वाले अपने नागरिकों को पर लगातार ध्यान रख रही है, और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में यूपी सरकार का दफ्तर खोलने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने, जो कि अभी मुंबई प्रवास पर हैं, कल उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और भविष्य में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के समन्वय के साथ काम करने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दरअसल योगी सरकार मुंबई में रहने वाले यूपी के लोगों को निवेश का माहौल देने के साथ साथ उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक दफ्तर खोलने की रणनीति बनाई है। मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात करेंगे।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, यूपी सरकार जो है मुंबई में अपना दफ्तर खोलने जा रही है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल निशा जी, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मुंबई में भी अपना दफ्तर खोलेंगे। हालांकि यह दफ्तर जो है सरकारी दफ्तर के तौर पे जाना जाएगा, क्योंकि लगातार इस तरह से मुंबई में तमाम उत्तर भारत के लोग, बिहार के लोग रहते हैं और मुंबई को मुंबई बनाने में उनका बेहद योगदान है। इसी लिहाज से वह चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश को भी उत्तर प्रदेश की तरह तमाम जो यहाँ के युवा है वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे। लिहाजा उत्तर प्रदेश से आकर मुंबई में मुंबईकर बने हुए तमाम युवाओं के लिए वह जो है न सिर्फ उनकी आत्मरक्षा की व्यवस्था करेंगे, बल्कि आपदा स्थिति में भी उन्हें मदद करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए भी एक रास्ता साफ कर रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश से आकर मुंबई में तमाम जो बड़े निवेशक है वो रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी उनके लिए रास्ता खुला है, वो उत्तर प्रदेश में भी निवेश कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह इस वक्त मुंबई में पहुंचे हुए हैं और आज जो है राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। लेकिन इसके पहले उन्होंने कल एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात की और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपने दफ्तर के बारे में तमाम जानकारियां दी। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से जो है मुंबई में ये दफ्तर खुलने वाला है, यूपी सरकार द्वारा ये दफ्तर खोला जाएगा, तो इससे यूपी के लोगों को क्या क्या सुविधाएं जो है मिलेंगी इस दफ्तर के खुलने के बाद? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में अगर यह दफ्तर खुलता है, खासकर मुंबई में अगर दफ्तर खुलता है, तो जाहिर तौर पर मुंबई करों के साथ जिस तरह से उत्तर भारतीयों के तौर पर जो है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उससे आत्मरक्षा करेंगे, इस तरह की बातें हैं। दूसरी तरफ जिन उत्तर भारतीयों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी, योगी सरकार की दफ्तर से उन्हें मदद दी जाएगी। आपदा स्थिति में जैसे कोरोना काल के दौरान लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ के कलेक्टर को आदेशित किया गया था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी पत्रकार मुंबई में रहते हैं उनके लिए रोजगार से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। वो सारी व्यवस्थाएं योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। तो इस तरह की अगर कोई आपदा आती है मुंबई में, तो योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से उन्हें मदद दिया जाएगा। तो यानी कि यूपी के सीएम का दफ्तर अब मुंबई में होगा और मुंबई से तमाम मुंबईकरों के लिए मदद दी जाएगी। खासकर उत्तर प्रदेश के मुंबईकर जो है उनके लिए मदद दी जाएगी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए भी रास्ता खोला जाएगा, जिससे तमाम युवा जो यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में भी रोजगार करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने केंद्र सरकार द्वारा बनाई कमेटी में पंजाब को प्रतिनिधित्व न देने पर रोष प्रकट करते हुए केंद्र सरकार की सख्त निंदा की है और संधावा ने कहा है कि पंजाब के बिना कृषि के किसी भी पहलू पर कभी भी चर्चा संभव नहीं है। पंजाब को मनमाने ढंग से कमेटी से दूर रखना पंजाब के सब्र को परखने या भड़काने वाली राजनीति की एक और गलत चाल है, क्योंकि बहादुर पंजाबियों ने काले कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली की सरहदों पर दुनिया की सबसे लंबी और शांतमयी मुहिम का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाबी भली भांति जानते हैं कि जुल्म, गर्व और बेइंसाफी का सम्मान कैसे करना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा काले कानूनों को रद्द करने संबंधी 19 नवंबर 2021 को की गई घोषणा इसका ताजा एवं स्पष्ट उदाहरण है। पंजाब के बिना किसी भी कमेटी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी अपनाई गई सार्थकता पर सवाल उठाते हुए संधावा ने कहा कि इस ऐलान का उद्देश्य हमारे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाना नहीं, बल्कि राजनीति दिखावा ही है। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी विषय पर वो पंजाब के बिना किसी तरह चर्चा करेंगे और पिछले सप्ताह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जीरो बजट आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने और एमएसपी को और प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए 26 सदस्यीय कमेटी को नोटिफाई किया था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, कुलतार सिंह संधावा ने पंजाब को एमएसपी कमेटी में शामिल नहीं करने पर अपना रोष प्रदर्शन, अपना एक ऐतराज उनके द्वारा यहाँ पर जताया गया है, तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक आपको मिल पा रही है?
जी, बिल्कुल देखिए, कि हम बात करें कि पंजाब के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सीधे तौर पे इसके ऊपर इस पूरे कदम की निखेधी की है और इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि पंजाब को जो मेन लीडिंग फोर्स था, उसको ही एमएसपी कमेटी का मेंबर ना बनाकर एक बहुत ही बेरुखा स्टेप अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे केंद्र सरकार पे सवाल खड़े किए हैं कि जो मेन लीडिंग मोशन था, जिस स्टेट से पूरा सारा ये हम कह सकते हैं आंदोलन चला, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा किसान है, जिस स्टेट सबसे ज्यादा लीडिंग फैक्टर है इस कमेटी बनने, और उनको ही इस कमेटी का हिस्सा ना रख के एक क्लियर कट एक बहुत गलत मैसेज भेजते हुए नजर आ रहे हैं। और इस चीज को लेकर उन्होंने अपना, अगर हम कहें कि ऐतराज जताया, तो आप देख सकते हैं जो पंजाब के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा की तरफ से एक क्लियर कट ये मैसेज जाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये चीज भी कही है कि बेरुखे मन से ही, जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार ये कमेटी बनाना नहीं चाहती, पर उनको क्योंकि प्रेशर इतना था, किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन चल रहे थे और है ना कमेटी का गठन किए, अगर हम कह सकते हैं कि आंदोलन नहीं खत्म हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने सहमति जताई थी। तो अब जब कमेटी बन गई है, तो कमेटी में भी जो कदम बड़े, अगर हम कहें कि चोर मोरी से जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो चुने गए, और वो सभी जो मेंबर्स हैं वो सभी बीजेपी सपोर्टिव हैं, या फिर हम कहें कि कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। जो किसान यूनियन अभी ऑलरेडी मेंबर थे, वो सभी वो यूनियंस हैं जो 3 कृषि कानूनों के सपोर्ट में शुरू से खड़ी थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने कहना है कि ये सरकार के समर्थन में शुरू से खड़े हुए लोग थे। तो अब जो स्टेट्स भी चुने गए, ये वो स्टेट्स हैं जिनको किसानों से ज्यादा, या हम कहेंगे कृषि से इतना ज्यादा उनका लेन देन नहीं है, या उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। पर जो मेन स्टेट्स हैं जिनका कृषि से बहुत ज्यादा, अगर हम सही तौर पे कहें कि लेना देना है, या फिर बहुत ज्यादा वहां पे किसानी होती है, खेती होती है, जिससे सीधा एग्जांपल उन्होंने खुद पंजाब का दिया, तो उन्होंने कि पंजाब की हिस्सेदारी बनती थी, पर पंजाब को इस कमेटी एक्सक्लूड करके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ब्लंडर करते हुए नजर आ रही है केंद्र सरकार। जी अभी जिस तरीके से बात की जाए, विधानसभा स्पीकर ने एक चेतावनी भी साथ में जारी की है, तो क्या क्या चेतावनी केंद्र सरकार को उनके द्वारा यहाँ पर दी गई है? देखिए, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक प्रदर्शन के लिए, या फिर हम कहें कि जिस तरीके से कमेटी का काम चल रहा है, तो एक बड़ा प्रदर्शन दोबारा खड़ा हो सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल, या फिर हम कहें कि इनडायरेक्टली भी बात कही कि जैसे पहले 3 कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, तो शायद कहीं इस कमेटी के चलते फिर से किसानों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन ना खड़ा हो जाए, इस बात की जरूर चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। और ये एक बात काफी हद तक जायज भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसानों की तरफ से भी ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि वो इस कमेटी से बिल्कुल नाखुश है, और एक पक्का मोर्चा दोबारा उनकी तरफ से लगाया जा सकता है। और दिल्ली के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाए कि अगर किसानों ने दोबारा मोर्चा लगाया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कमेटी का गठन केंद्र सरकार ने कर दिया है, पर जो मेंबर चुने गए हैं वो सब उनके फेवर के हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिर से केंद्र सरकार होगी। तो सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। अमित, क्या ये कारण स्पष्ट हो पाया है कि क्यों पंजाब को जो है एमएसपी कमेटी का सदस्य नहीं बनाया गया है? क्या ये कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया है? क्योंकि इससे पहले भी ये मुद्दा उठाया है, राघव चड्ढा की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है। तो क्या ये कारण स्पष्ट हो पाया है कि क्यों पंजाब को इसका मेंबर नहीं बनाया गया है? देखिए, सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि मेंबर्स का कोई रीजन नहीं दिया जा रहा कि आखिर क्यों पंजाब को एक्सक्लूड किया गया। ये एक हैरानी करने वाली बात है, क्योंकि अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे लगभग 70 to 80% फार्मर्स हैं पंजाब में, और उसी स्टेट को मेंबर ना बनाना एक बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं कि चौंकाने वाली खबर थी कि आखिर क्यों पंजाब को नहीं रखा गया। जब हमने लिस्ट चेक की थी स्टेट्स में, अगर बात करें सिक्किम, उड़ीसा, इन सभी स्टेट्स को रखा गया साहब, तो फिर उसमें पंजाब को एक्सक्लूड अचानक से करना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अगर हम बात करें, क्योंकि जो, अगर हम बात करें कि पीपल सेंट्रिक फार्मिंग होती है, या हम कहें चूने की बिजाई होगी, या लोगों के लिए चावल या बासमती आटा, ये सब हम लोग उगाते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो सवाल जरूर खड़े किए गए हैं। पर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनडायरेक्टली पंजाब को उकसाने की कोशिश की जा रही है। तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार पंजाब को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि शायद कि हम आपको मेंबर नहीं बनाते, क्योंकि क्योंकि ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पे बीजेपी की नहीं है, तो शायद इसलिए उनको यहाँ का मेंबर नहीं बनाया गया। ये उनका इनडायरेक्टली कहना था। पर सवाल यह है कि क्या इस कदम से पंजाब को उकसाया जा सकता है? और इसके ऊपर खुद स्पीकर कुलतार सिंह बोलते हैं कि इससे उकसाने की कोशिश की जा रही है। पर उन्होंने एक वार्निंग दी है कि ये वही पंजाब के वही लोग हैं, पंजाबी वही हैं जिन्होंने दिल्ली में जाके धरना दिया था और 3 कृषि कानून वापस करवाए थे, जिसकी सरकार पूरी तरह से हिमायत कर रही थी। तो अगर ऐसे ही लगातार उकसाते रहे तो दोबारा एक। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 15 दिन में घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद में जुट चुकी है, और इसी के साथ घोषणा पत्र समिति पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के जरिए फील्ड से आम जनता से जुड़े जलवंत मुद्दों को जुटाएगी और कांग्रेस
भाजपा से पहले चुनाव घोषणा पत्र को आम लोगों की आवाज बनाने की तैयारी में है। कर्मचारी, बेरोजगारों, महिलाओं और किसान बागवानों से जुड़े मुद्दे विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाएगी और विधानसभा चुनाव का समय धीरे धीरे जो है करीब आता जा रहा है। ऐसे में पार्टी के नेता चाहते हैं कि भाजपा से पहले पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर जनता के बीच जाएं और कांग्रेस चुनाव समिति पहले ही फैसला ले चुकी है कि पार्टी का घोषणा पत्र आम जनता की आवाज होगा। इसमें आम जनता से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से शामिल कर जयराम सरकार के खिलाफ चुनावी हवा तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार के फैसलों से जिन वर्गों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, पार्टी नेता विचार विमर्श कर उसकी राय के अनुसार दमदार मुद्दों को चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्यों के पास देंगे। विभिन्न वर्गों से मिलने वाले फीडबैक के बाद समिति दमदार मुद्दों को छांटकर चुनाव घोषणा पत्र को अंतिम रूप देगी। इसके बाद हाईकमान की मंजूरी के लिए इसे भेज दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि हिमाचल में जो अब कांग्रेस है 15 दिन के अंदर अपने घोषणा पत्र को तैयार करने की कवायद में वो जुट चुकी है और इसी के साथ आपको बता दें वो बीजेपी से पहले अपने घोषणा पत्र को तैयार कर रही है ताकि जनता के बीच में जाके उनके जलवंत मुद्दों को वो जुटा सके। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए विधानसभा चुनाव जो है अब नजदीक जो है हिमाचल में आ चुके हैं, इसी कड़ी में 15 दिन के अंदर जो कांग्रेस है अपना घोषणा पत्र अब वो तैयार करने वाली है 15 दिन में, तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया है? जी बिल्कुल, ये पिछले कल ही जो मैनिफेस्टो कमेटी की जो एक बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि चुनावी समय कम है और जो सत्तारूढ़ भाजपा सरकार उसके खिलाफ एक हवा तैयार करने के लिए कम समय है और वो तैयार करनी है, तो ऐसे में जो है सबसे बड़ा जो हथियार है वो घोषणा पत्र कांग्रेस का हो सकता है, क्योंकि उसमें जो चुनावी मुद्दे हैं जो जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो क्या जनता को देगी, इस उसमें संदर्भ में जो है घोषणा पत्र में सारी जानकारी होगी। तो और पहले ही जो मैनिफेस्टो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कर्नल धनराम शांडिल, वो पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो ये मैनिफेस्टो होगा इसमें जन भावनाओं का सम्मान होगा। इसके लिए जो मैनिफेस्टो कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगाई गई है, जैसे किसान है, बागवान है, कृषक, अलग अलग जो वर्ग है, कर्मचारी है, उनके साथ एक बैठक करने के बाद जो है कांग्रेस उनके मुद्दे जानेगी और उनको जो है अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। तो आपको बताएं कि रिकॉर्ड समय का टाइम मैनिफेस्टो कमेटी ने लिया है कि हम 15 दिनों के अंदर घोषणा पत्र, एक विस्तृत घोषणा पत्र बनाएंगे और जब सत्ता में कांग्रेस आएगी तो उस घोषणा पत्र को लागू भी अक्षरश करेगी। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए घोषणा पत्र को 15 दिन के अंदर जो है तैयार करने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इस घोषणा पत्र में मेन मुद्दे जो हैं क्या क्या रहने वाले हैं? जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि दो शेयर मैनिफेस्टो का सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसके लिए यहाँ पे कर्मचारी लगातार संघर्षरत है, वो सत्ता में आते ही इसको बहाल किया जाएगा और वो सबसे पहला इनका जो मुद्दा है कांग्रेस का वही रहने वाला है। उसके अलावा जो बेरोजगारी है उसको कैसे कम किया जाएगा और कैसे जो युवा है प्रदेश का उसको रोजगार के जो साधन है वो मुहैया करवाए जाएंगे, और इसके अलावा जो महंगाई है उसको किस तरह से हिमाचल में किस तरह से उसको कम किया जा सकता है या हिमाचल की सरकार है उसमें किस तरह से योगदान दे सकती है। उसके अलावा जो अलग अलग जो बागवान है, किसान है और कर्मचारियों के अलग अलग वर्ग है वो किस तरह की जो मांगे रख रहे हैं वो जो घोषणा पत्र है उसमें मुख्य तौर पर शामिल किया जाएगा। उनमें साफ तौर पर ये कांग्रेस का कहना है कि जो मैनिफेस्टो होगा वो जन भावनाओं का सम्मान होगा। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में जाकर ये मैनिफेस्टो कमेटी के सबसे बैठक करेंगे लोगों के अलग अलग वर्गों के साथ और उनकी जो जन भावना है, उनका जो मुद्दे हैं वो जानेंगे और उन मुद्दों को प्रमुखता से जो है कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए लगातार कांग्रेस जो है काफी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सजग नजर आ रही है और लगातार आपने देखा होगा चाहे अग्निपथ स्कीम में युवाओं का समर्थन हो, भले ही विधानसभा चुनाव के लिए चाहे बैठकें हो या किसी भी तरह की चीजें हों उनमें प्रतिभाग करती हुई लगातार कांग्रेस नजर आ रही है, काफी सजग, काफी जागरूक इन चुनाव को लेकर कांग्रेस नजर आ रही है। तो क्या यहाँ पर अगर हिमाचल के लोगों की बात की जाए तो क्या हिमाचल के लोगों का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए,
देखिए हिमाचल में जो पारंपरिक जो अभी तक राजनीतिक जो रुझान रहा है वो यही रहा है कि 5 साल एक दल यहाँ पे सत्ता संभालता है, 5 साल दूसरा दल संभालता है। जो सत्ता में जो दल होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा काम करता है और ये इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जो हिमाचल कांग्रेस है, हालांकि जो अभी 2 बड़े धरने प्रदर्शन यहाँ पे हुए पिछले कल ही जो ईडी कार्यालय के समक्ष इन्होंने जो धरना प्रदर्शन दिया उसमें साफ तौर पर कांग्रेस ने संदेश दिया कि वो अब एकजुट है, कहीं पे कोई अंतर कलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। तो इसका जो संदेश देने के लिए सभी नेता, चाहे वो जिस भी कमेटी के चेयरमैन है, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, सभी जो नेता है वो यहाँ पर एकजुट होकर आए और ईडी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। तो ऐसे में आप ये देखेंगे कि जनता का जो रुझान है, हालांकि अभी बहुत जल्दी होगा कहना कि जनता किस तरफ जाएगी, लेकिन जो जनता है, जो ट्रस्ट है, जो सत्तारूढ़ सरकार के जो फैसलों से ट्रस्ट होती है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो बागबान है, चाहे वो आम जनता है, तो वो कहीं ना कहीं जो दूसरा दल है उसको आजमाना चाहती है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास विकल्प काफी खुला है और देखने वाली ये बात है कि वो जनता के जो मुद्दे हैं उनको कितना प्रभावी ढंग से गुना विधानसभा चुनाव में पाती है और उस सत्ता किस तरह से हासिल कर पाती है। टीना जी, जिस तरीके से सभी पार्टियां, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए, सभी पार्टियां जो हैं लगातार पूरी कोशिश में लगी हुई हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन अब सवाल ये खड़ा उठता है कि सबसे ज्यादा पल्ला भारी यहां पर किसका होता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, अगर अभी प्रचार और प्रसार के मामले में तो भाजपा इस वक्त सबसे आगे नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उसने बैठकें की हैं, जिस तरह के उसने अभी तक के जो आगे सितंबर तक के जो उन्होंने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर डाली है, तो ऐसे में जो है विशिष्ट पीठ के लिए भाजपा का जो पलड़ा है अभी फिलहाल हिमाचल में तो वही भारी नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो दोनों ही दल है उनमें सेंधमारी भी जारी रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो अपना जो कुनबा है वो बढ़ाने में लगी है। वहीं जो कांग्रेस है, पारंपरिक विपक्षी दल होने के नाते जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसको कहीं ये उम्मीद है कि जो भाजपा की जो अभी की सरकार से जो जनता त्रस्त है और कहीं ना कहीं महंगाई की मार झेल रही है, बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसे में जो है लोग जो है उनका साथ देंगे। तो फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन अगर प्रचार और प्रसार के तौर पे देखा जाए तो भाजपा भी सबसे आगे नजर आ रही है। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, विधानसभा चुनाव जो है काफी नजदीक जो है, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव यहाँ पर हो जाने हैं, तो इसे लेकर अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर अभी जो है जनता के बीच संपर्क साध रही है, किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है? देखिए, अभी जो फिलहाल इस वक्त का वर्तमान समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी जो इससे पहले जो पेपर भर्ती लीक मामला था या अग्निवीर भर्ती किया था, उसके ठीक बाद बागबान जो सेब सीजन है वो हिमाचल में स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में जो बागबान है वो जीएसटी की मार झेल रहे हैं, कार्टन उनको बहुत महंगा मिल रहा है और जो सेब पैकिंग का सामान है वो उनको ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में भी सबसे बड़ा जो मुद्दा कांग्रेस बनाना चाह रही है और दूसरी आम आदमी पार्टी भी, वो बागवानी से जुड़ा मुद्दा और इस वक्त बागवानों को लेकर दोनों ही दल सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो फिलहाल और जो उसके अलावा है वो सबसे बड़ा जो अग्निवीर भर्ती योजना है उसका विरोध ये लगातार कर रहे हैं और जो अलग अलग विभागों में जो भर्तियां हुई है, कांग्रेस का कहना है कि हर विभाग में कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं बरती गई, भ्रष्टाचार सहारा भाजपा ने लिया है। तो ऐसे में जो ये भर्तियों का इनका विरोध भी लगातार वो कर रही है और कह रही है कि, और एक चार्जशीट भी कांग्रेस तैयार कर रही है और कह रही है कि जैसे ही वो सत्ता में आएगी अपनी चार्जशीट पे काम करेगी और जो भी दोषी अधिकारी हो चाहे नेता हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वो अमल में लाएगी। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गए हैं और इसे लेकर कांग्रेस जिस तरीके से लगातार हर चीज में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही है, तो इस बीच जनता का क्या कुछ कहना है कांग्रेस को लेकर? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो जनता एक उदासीन रवैया था कि विपक्ष कहीं ना कहीं सोया पड़ा है, अपने ही मुद्दों में उलझा हुआ है। तो ऐसे में जो जनता है अभी हल्की सी उन्होंने राहत की सांस ली है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष को जो उनकी आवाज उठानी चाहिए थी, वहाँ विपक्ष बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो ईडी कार्यालय के समक्ष करना था वो अपना ही इनका एक व्यक्तिगत माना जा सकता है, क्योंकि वो सोनिया गांधी के फेवर में इन्होंने किया था। हालांकि वो दिखाना इन्होंने वही था कि हम एकजुट है किसी भी मुद्दे पे। लेकिन अभी फिलहाल जो जनता है वो कह रही है कि जैसे जितने भी जो भर्तियां मामले हैं, चाहे पुलिस भर्ती लीक मामले में पेपर भर्ती लीक था या अग्निवीर भर्ती योजना है, ऐसे में कांग्रेस को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और जनता भी उसका साथ देगी। तो अभी आपको बताएंगे कुछ ही दिनों में जो कांग्रेस है बेरोजगारी यात्रा यहाँ पे शुरू करने वाली है, उसका इन्होंने स्वरूप तैयार कर लिया है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े जो सीधे मुद्दे हैं उनको वो भुनाना चाहती है और सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को मैदान में लाकर वो जनता को दिखाना चाहती है कि उनके साथ है और अगर वो सत्ता में आती है तो जनता को निश्चित तौर पर बड़ी राहत वो प्रदान करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि आज सदन में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसी के साथ कई शासकीय और अशासकीय संकल्पों को पटल पर रखा जाएगा। विपक्ष द्वारा फिर एक बार बीज खाद के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर कल की मॉनसून सत्र की बात अगर करें तो आपको बता दें कि सदन में कल पीएम आवास योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट भी किया। मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर भी गर्मागर्मी बनी रही। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पीएम आवास योजना का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि आवास बन नहीं पाए हैं और आवास नहीं बनने से एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में आवास योजना का हाल बुरा है और कई पत्र ऐसे मेरे पास हैं जिसमें केंद्र की ओर से इस योजना को लेकर राज्य को लिखा गया है। और रमन सिंह के सवाल पर मंत्री टीएस सिंहदेव की गैर मौजूदगी में जवाब देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि भारत सरकार से राज्य को मिलने वाली राशि दिलाने में बीजेपी विधायक पहल क्यों नहीं करते, अपनी ओर से पहल नहीं करेंगे और यहाँ घड़ियाली आंसू बहाएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है, क्या कुछ अहम रहने वाला है, एक बार पूरी अपडेट। देखिए आयुषी, आज दिन है और तीसरा दिन, क्योंकि कल अनुपूरक बजट जो है वो पटल पर रख दिया गया है। आज इस पे चर्चा होनी है। अनुपूरक बजट जो है, पहला अनुपूरक बजट है 2022-23 के बजट सत्र का। तो इसमें लगभग 2200 करोड़ का ये लगभग अनुपूरक बजट जाने वाला है। इसके बाद बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है यहाँ की, वो काम रोको प्रस्ताव लेकर आ सकती है बतौर विपक्षी पार्टी। बहुत सारे उनके मुद्दे हैं, विषय है। ध्यान आकर्षण में बहुत इम्पोर्टेंट जो विषय है वो लगे हुए हैं। बिलासपुर क्षेत्र के कई प्रश्न लगे हुए हैं आज विधानसभा में, बिलासपुर संभाग के। तो बहुत हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। आयुष, स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए कल के मॉनसून सत्र की, अगर बात की जाए तो कल के मॉनसून सत्र में क्या कुछ अहम रहा, एक बार उसकी भी पूरी अपडेट। देखिए, कल मॉनसून सत्र में जो सबसे अंतिम का जो समय था वो सबसे हंगामेदार रहा और सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये पेशकश की थी कि पंचायत विभाग में रहते हुए वो बहुत सारे काम है जो नहीं कर पा रहे हैं। 4 पन्नों का लेटर लिखकर उन्होंने सीएम के नाम एक पत्र दिया था। तो उस पत्र में उनके विभाग छोड़ने का खासा जिक्र था। तो विभाग छोड़ने की बात पर लगभग एक हफ्ते से प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई थी, जिसको विराम देते हुए कल सीएम साहब ने उनके पेशकश को स्वीकार किया है। और कल पंचायत विभाग के मंत्री के तौर पर पंचायत विभाग को कैबिनेट में जो वरिष्ठ मंत्री है रविंद्र चौबे जी, उनको पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सौंप दिया गया है। और कल के अगर हम प्रश्नों की बात करें तो कल सदन शुरू होते से ही जो दारू का मसला था, लिक्कर का मसला था, वो कल सदन में बहुत गरमाया रहा। कल मिलावटी शराब बेचने की कहीं पर बात आई तो सदन में वही जवाब देते हुए पक्ष के नेताओं ने इस बात को स्वीकारा कि कहीं कहीं पर चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके कड़ाई के लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद जो बड़ा मसला था वो जशपुर जिले में सड़कों का मसला था, जिसपे हस्तक्षेप करते हुए स्वयं जो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी, उन्होंने कहा था कि वहाँ के विधायक जो है वो भी थोड़ा संज्ञान लें और ये बार बार ये मसला आ रहा है, इसको देखते हुए उन रोडों को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। इसके बाद की अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आया है कल सदन में, वो था पीएम आवास योजना का। प्रश्न था पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का, जिसका जवाब पक्ष के मंत्री मोहम्मद अकबर ने देते हुए कहा कि हमेशा जो विपक्षी दल है बीजेपी, वो हमेशा इस विषय पर घड़ियाली आंसू तो बहाती रहती है, लेकिन इनमें कभी सामर्थ्य नहीं हो पाता कि ये केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार से इस चीज की डिमांड करे कि वो आखिर जो केंद्रांश है वो उसको किस बेसिस पे उन्होंने बंद किया है और क्यों सरकार को, यहाँ प्रदेश की सरकार को परेशान कर रही है इस विषय पर। तो इस जो कुछ योजनाएं हैं जो हमेशा केंद्र और राज्य के दोनों के अंश से बनती है, केंद्रांश और राज्यांश में यहाँ पे 60-40 का रेशियो रहता है इस पूरी योजना पर। तो उसको लेकर हमेशा से ही ये तनातनी रही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार है। तो ये जो विषय है ये शुरू से ही दोनों ही पार्टी के बीच में
घमासान का एक तू मैं का एक विषय हमेशा बना रहता है आयुषी। स्वाति जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए आज के मानसून सत्र की, अगर आज हम बात कर ले तो इसमें आज ये कितना हंगामेदार रह सकता है और सबसे ज्यादा फोकस किन किन मुद्दों पर आज रह सकता है? जी देखिए, आज के हंगामेदार होने की तो बिल्कुल आशंका है। अनुपूरक बजट आने वाला है। बजट में लगभग 2100 करोड़ की कुछ राशि है। अनुपूरक बजट पहला है ये इस पूरे बजट सत्र का। इसके बाद जो है बीजेपी काम रोको प्रस्ताव लाने वाली है। इसमें ध्यानाकर्षण में अजय चंद्राकर जो विपक्षी नेता है बीजेपी के, साथ में धर्मजीत जी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, इन सबने अपने अपने कुछ ध्यानाकर्षण में कुछ मुद्दे लगाए हैं जिनकी तरफ वो ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बहुत हंगामेदार आज का भी सेशन होगा। मंत्री आज टीएस सिंहदेव जी की उपस्थिति भी दर्ज होगी, ऐसा कुछ कहना है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन की अनुपस्थिति की सूचना जो है वो सदन को दी थी। तो आज तीसरा दिन है। अब देखने वाली बात यही होगी आयुषी कि उनकी उपस्थिति के बाद जब विभाग चौबे जी के पास चला गया है तो क्या कुछ इसमें नया निकल के आता है, क्योंकि विपक्ष ऐसे ही कुछ मुद्दों की तलाश में हमेशा राजनीतिक गलियारों में रहता है। आयुषी। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए 2 दिन का मानसून सत्र जो है खत्म हो चुका है और अब तीसरे दिन की बारी है, तो इसे लेकर अभी तक सीएम भूपेश बघेल की कोई प्रतिक्रिया जो है सामने आई हो? जी देखिए, अभी सीएम भूपेश बघेल जी की प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन कार्य जो है वो पूरे सुचारू रूप से चल रहे हैं। और कल जो अविश्वास प्रस्ताव परसों जो अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा गया था बीजेपी द्वारा, उसको स्वीकृत करते हुए सदन ने 27 तारीख का दिन जो है वो मुकद्दर किया है इस पे चर्चा करने के लिए। तो 27 तारीख तक तो सदन बहुत हंगामेदार रहेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आयुष। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 9:30 बजे कैपिटल डैशबोर्ड की लॉन्चिंग करेंगे। इसके बाद सीएम धामी 10 बजे ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की बैठक करेंगे और 11 बजे सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक भी उनके द्वारा की जाएगी। 12:40 पर नई दिल्ली के लिए वो प्रस्थान करेंगे। 8 बजे प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में आयोजित विदाई रात्रि भोज में प्रतिभाग करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज दिन भर उनका जो कार्यक्रम रहने वाला है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 9:30 बजे कैपिटल डैशबोर्ड की लॉन्चिंग करेंगे और इसके साथ ही सीएम धामी 10 बजे ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक भी उनके द्वारा की जाएगी और उसी के बाद आपको बता दें ठीक 11 बजे सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 12:40 पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर देंगे और 8 बजे प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भी वो प्रतिभाग करेंगे। तो आज दिन भर का सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो हैं कैपिटल डैशबोर्ड की लॉन्चिंग करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि 10 बजे ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक करेंगे और ठीक 11 बजे सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक भी सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जाएगी। और आपको बता दें कि 12:40 पर नई दिल्ली को प्रस्थान करेंगे और उसके बाद 8 बजे अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा जो भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है प्रतिभाग करेंगे। तो जिस तरीके से कल तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, आज दिन भर का जो सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार उसकी पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगर हम बात करें सुबह का जो 9:30 बजे का कार्यक्रम है, उसमें राज्य स्तर पर 5 करोड़ और उससे ज्यादा की लागत की परियोजना के अनुश्रवण के लिए विकसित करने के लिए नजरिए से कैपिटल डैशबोर्ड और बाह्य सहायतिक परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु विकसित की गई EAP डैशबोर्ड की लॉन्चिंग की जाएगी, जिसमें तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। अगर हम बात करें जो दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो ठीक 10 बजे बताया जा रहा है, जिसमें ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की बैठक है और इसमें तमाम जो ग्राम विकास से संबंधित काम है या उनकी रिपोर्ट है उस पर समीक्षा होनी है। उसके अलावा पलायन आयोग जो है किस तरह से काम कर रहा है उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में करने जा रहे हैं।
11 बजे सेव और लघु सेव विभाग की समीक्षा बैठक होनी है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में बहुत व्यापक जो है बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसको लेकर के सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है, लघु सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है, उनके साथ ही समीक्षा बैठक होगी और ये सचिवालय देहरादून में होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो चौथा कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो ठीक 12:40 पर है, वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे, चूंकि शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है निवर्तमान राष्ट्रपति महोदय जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उनका विदाई सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें रात्रि भोज भी रखा गया है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनको आमंत्रित भी किया गया है। इसी श्रेणी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी रखा गया है। आज जो उनको निमंत्रण मिला है, रात 8 बजे वो दिल्ली के होटल अशोका में, चाणक्यपुरी में है, वहां पर इजलासी भोज में शामिल होंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी रहेंगी और जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, क्योंकि उनकी विदाई है, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और विपक्ष के नेताओं की भी मौजूद रहने की पूरी संभावना इसमें जताई जा रही है। जी अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 बैठकों की समीक्षा करने वाले, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है अस्करी? देखिए, जो सबसे पहली बैठक है उसमें जिस तरह से अगर हम बात करें, ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की बैठक होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो उत्तराखंड का वो पलायन रहा है। माइग्रेशन पर किस तरह से जो है रोक लगाई जा सकती है, माइग्रेंट्स को किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से रोजगार के आयाम जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं, खड़े किए जा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें लगातार पलायन होता रहता है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के तमाम जो युवा है वो रोजगार के लिए उनको दिल्ली या मुंबई इस तरह के शहरों में जाना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में आज ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर से इन तमाम रणनीतियों पर बात होगी, किस तरह से उत्तराखंड राज्य में जो है पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरी अहम बैठक होने जा रही है सचिवालय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, तो उसमें सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक होनी है। इसमें सिंचाई विभाग के जो आला अधिकारी है उनसे तमाम फीडबैक लिए जाएंगे, जो सिंचाई में योजनाएं होती हैं किसानों के लिए, उन पर भी चर्चाएं हो सकती है। लघु सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है उनसे भी रिपोर्ट्स मांगी जा सकती है। तमाम जो उत्तराखंड में इस वक्त कृषि के हालात है उन पर भी चर्चा हो सकती है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।